Welcome back. And we were talking about supply chain management. और आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने वैल्यू चेन्स हैं, अपने उसके कंपनी वैल्यू चेन्स हैं, और वो तमाम वैल्यू चेन्स आपस में इंटीग्रेटेड ऑपरेट करते हैं. अब इस पूरी इंटीग्रेशन में से आप किसी एक जगह से भी इस लूप को अगर ब्रेक कर दो या वहां पर बॉटलनेक क्रिएट कर दो, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि आपका कंप्लीट जो चेन है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस, उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे. So what we have to think and do is actually we have to operate in a very integrated format, जिसमें के एक फर्म के तौर पर आपको सप्लायर के इश्यूज को भी देखना है और आपको बायर्स के इश्यूज को भी देखना है, so that आपकी जो अपनी फैसिलिटी है उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से वो हो पाए. अब हमारे पास जो आइडियल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव वो डेवलप होता है, उस आइडियल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम एंड टू एंड स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सप्लायर एंड बायर्स को हम फैसिलिटेट कर रहे होंगे और मद्देनजर रख रहे होंगे. बट दैट इज मोस्टली द थ्योरेटिकल आइडियल. प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो कंपनीज समटाइम्स दे हैव गॉट ऑल द विल टू ऑपरेट इंडिविजुअली, ठीक है. The firm is only concerned with its own purchasing, production, marketing, research and development and logistics. या फर्म का ताल्लुक सिर्फ अपने की सप्लायर्स के साथ है, they are not concerned with the rest of them. And या फर्म का ताल्लुक सिर्फ अपने की बायर्स के साथ है, they are not concerned with the upstream movement or the supplier side. या फर्म का ताल्लुक अपने चंद सप्लायर्स के साथ है और चंद कस्टमर्स के साथ है. So it all depends कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्ट्रेटेजिकली एस्टैब्लिश वो कैसे करना चाहती है. Okay, so very few examples could be there कि जिसमें हमें टोटल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वो देखने को मिले. अदरवाइज जनरली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द फर्म्स एंड इवन द एमएनसीज दे डोंट ऑपरेट विद टोटल इंटीग्रेशन, दे ऑपरेट विद पार्शियल इंटीग्रेशन. ठीक है, हर कंट्री में, हर जगह पर, हर सेक्टर में, हर प्रोडक्ट लाइन के साथ जो वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर उनके चंद कस्टमर्स के साथ, चंद सप्लायर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस होंगी, उनके विन विन कोलैबोरेशंस होंगी, उनकी इंटीग्रेशंस होंगी, एंड द रेस्ट आर नॉट एक्चुअली टेकन इनटू अकाउंट. ओके, सो ये अब हमें स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स में देखना होगा कि जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो हमें किस कदर इंटीग्रेशन वो क्रिएट करनी चाहिए बेस्ड अपॉन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है और गिवन रिसोर्सेज वो कैसे हैं. अब अगर हम सप्लाई चेन इन मल्टी एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें ऑब्वियसली हम सप्लायर्स एंड कस्टमर के बात को बराबर फोकस में कर रहे हैं. बट बियर इन माइंड कि हमारी जो मेन फोकल कंसर्न होना चाहिए, जो फोकस कंपनी है, उसकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पर कोई कंप्रोमाइज वो आपका नहीं होगा. ओके, तो आपका जो मेन स्कोप इन रियलिटी है दैट इज व्हाट योर फर्म इज डूइंग. ओके, लेकिन इन द ऑब्वियसली जब हम इंटीग्रेशन एंड विन विन कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो उस विन विन कोलैबोरेशन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हमें अपने दोनों साइड्स को भी सेव करना है, जिसमें के कस्टमर्स भी हैं और सप्लायर्स भी हैं. अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक्स टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव. अब लॉजिस्टिक्स में हमारे जो सैंपल एक्टिविटीज आर ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग and material handling. ये हमारे मेन कंसर्न्स हैं which are like linked with the logistics. अब जब हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग में मेन चीजें शामिल हैं प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट मिक्स, आपकी डेवलपमेंट और सेल्स फोर्स मैनेजमेंट. और जब हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें हमारे मेन एक्टिविटीज हैं दे आर क्वालिटी कंट्रोल, डिटेल्ड प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आपका कैपेसिटी प्लानिंग, वर्क मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स. ये सब आपके प्योरली प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के कंसर्न हो गए. अब हम देखते हैं कि इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस कंसर्न को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं विद द लॉजिस्टिक्स. अब जब हम कस्टमर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, मार्केटिंग साइड की बात करेंगे, तो लॉजिस्टिक्स की जो इंटीग्रेशन आती है दैट इज थ्रू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड रिटेल लोकेशन. ये हमारे मेन कंसर्न्स हैं जो कि लॉजिस्टिक एस्पेक्ट के साथ मार्केटिंग साइड से एसोसिएट कर रहे हैं. और जब हम प्रोडक्शन साइड को लॉजिस्टिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो उस केस में प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग, प्लांट लोकेशन, परचेजिंग एस्पेक्ट्स, इन चीजों को हाईलाइट वो किया जाता है. तो वी हैव टू सी इन आवर कंसर्न कि जब हम ओवरऑल सप्लाई चेन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा फंक्शनल एरिया दूसरे फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है, और उन एसोसिएशंस के अंदर गैप्स आने से, बॉटलनेक्स आने से ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल वर्किंग एफिशिएंसी वो कंप्रोमाइज हो सकती है. अब लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग के केस में
जैसा भी आपसे मैंने डिस्कस किया पिछली स्लाइड के ऊपर कि देयर इज एसोसिएशन। सो मार्केटिंग में वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द कस्टमर सर्विस इज बीइंग डिलीवर्ड। और कस्टमर सर्विस की डिलीवरी के लिए ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स की जो एसोसिएशन है वो एसोसिएट कर जाएगी, जिसमें कि आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, आपके लॉट क्वालिटी कॉस्ट्स, आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट्स, आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तमाम चीजें एसोसिएटेड हैं उस प्लेस के साथ जिस प्लेस पर आपने कस्टमर को सर्विस एक्चुअली रेंडर करनी है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्विस और आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ओके, सो अब लॉजिस्टिक्स का जो कंसर्न होगा वो बेसिकली इस चीज को मद्देनजर रख रहा होगा कि आपकी जो लोकेशन ऑफ द कस्टमर सर्विस है वो किस तरीके से डेवलप की जाए, किस तरीके से एस्टैब्लिश की जाए, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम से कम हो सके। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि वैल्यू एडेड कॉस्ट के साथ साथ नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट जो है वो भी आपको बियर करनी पड़ती हैं। अब इस लोकेशन डिसीजन के लिए अभी हम एक पूरा न्यूमेरिकल, एक पूरा मेथड डिस्कस करेंगे कि आपके लोकेशन डिसीजन को किस तरीके से एम्फसाइज और हाईलाइट वो किया जाता है। अब फर्ज करें कि देयर आर सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द सप्लाई चेन। For example, there can be high inventories, which is basically higher customer service levels, but supply chain operate inefficiently. Another problem can be low inventory, जिसमें कि efficient supply chain operations की जरूरत है, but customer service levels are at stake. Okay? तो ये दोनों जो concerns हैं, इन दोनों concerns के साथ association हमारे cost की भी है और obviously customer के साथ जो हमारी association है उसके साथ भी है। अब supplier objective हमारे जो मोस्टली डिस्कस किए जाते हैं उन केस में हम क्या देखते हैं कि लार्ज स्टेबल डिमांड वो मौजूद हो फॉर लेस वैरायटी ऑफ मटेरियल, और इट कैन बी फ्लेक्सिबल डिलीवरी स्केड्यूल्स। जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो वी हैव टू सी कि डिजायर लो प्रोडक्ट वैरायटी, हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवरी स्केड्यूल्स वो मैन्युफैक्चर के साथ भी एसोसिएटेड एक ऑब्जेक्टिव है। जब हम रिटेलर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो रिड्यूस इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वो जाहिर है कि रैपिड रिप्लेनिशमेंट का जो कंसर्न है वो मद्देनजर रखेगा। और कस्टमर ऑब्जेक्टिव के केस में लो प्राइस एंड हाई प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वैरायटी ये उसको डिमांडेड है, और जस्ट इन टाइम रिसीविंग ऑफ प्रोडक्ट्स और शॉर्ट लीड टाइम्स, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ऑर्डर रिसेप्शन में जो टाइम है उसको हम लीड टाइम कहते हैं, तो उसमें आपकी कम से कम जो वैल्यू वो होनी चाहिए, लीड टाइम शुड बी शॉर्ट। ओके, कस्टमर हमेशा यही चाहता है कि द मोमेंट द ऑर्डर इज प्लेस्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड बी डिलीवर्ड। ओके, अब होता यह है कि अब चारों पार्टीज के, सप्लायर के, मैन्युफैक्चरर के, रिटेलर के, कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे आर डिफरेंट। सो एज द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, तो अब उन सब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को टैकल करना दैट बिकम्स द ट्रिकी पार्ट, एंड देयर एक्चुअली कम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो अब डिस्कस ये करना होगा कि अब इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज की रोशनी में व्हाट इज द राइट सप्लाई चेन। ओके, फिर हम इस एस्टेब्लिशमेंट को आखिर बनाएं किस तरह जिससे कि हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी मिले, हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिले, और हमारे अपने जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एवरेज रिटर्न के कंसर्न्स हैं वो भी पूरे हों। उस मकसद के लिए जब हम राइट सप्लाई चेन की बात करते हैं so we have to focus upon two functions. The first one is physical function. Okay, the physical function is talking about conversion of raw material into components, parts, finished products, and transporting all of them from one point in supply chain to the next. और ऑब्वियसली उसमें हमें फिजिकल कॉस्ट बियर करनी पड़ेंगी, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इन्वेंट्री स्टोरेज, ये सब कुछ शामिल है। जब हम मार्केट मीडिएशन फंक्शन की बात करते हैं so that is basically to ensure that the variety of products reaching the marketplace matches what customer want to buy. यहां पर आपकी इफेक्टिवनेस जो है वो काउंट कर रही होगी. It would not just be talking about the physical distribution and the efficiency, it would be talking about the effectiveness what you have made. और उसमें ऑब्वियसली हमें मीडिएशन कॉस्ट को देखना है, जिसमें कि when supply falls short of demand in the form of lost sales and dissatisfied customers, तो उस सूरत में आपको क्या क्या एक्शंस करने हैं, तो that would be related with the market mediation function. तो अब हमें पता ये चला कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए we have to focus upon two things, physical function side and the market mediation side. अब physically efficient and market responsive supply chain का जब हम जिक्र करेंगे
तो हमारे पास प्राइमरी पर्पस क्या है? फिजिकल एफिशिएंट प्रोसेस में सप्लाई प्रिडिक्टेबल डिमांड एफिशिएंटली एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस में रिस्पॉन्ड क्विकली टू अनप्रिडिक्टेबल डिमांड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज स्टेक होल्डर्स एंड ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री। ओके, तो अब आपको टैकल करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं और उन फ्लक्चुएशंस के मुताबिक आपको अपनी उस ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को कैसे वॉश ऑफ करना है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग फोकस के केस में जब हम फिजिकल एफिशिएंट प्रोसेस की बात करेंगे तो मेंटेन हाई एवरेज यूटिलाइजेशन रेट, और मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस के केस में डिप्लॉय एक्सेस बफर कैपेसिटी। जब हम, और ऑब्वियसली बफर कैपेसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, इस तरह के जितने भी आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट के कंसर्न्स हैं, दे वुड ऑल बी काउंटेड इन। जब हम इन्वेंट्री स्टोरेज की बात करते हैं तो जनरेट हाई रिटर्न्स एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री थ्रू आउट द चेन, ये हमारा फिजिकल एफिशिएंट प्रोसेस में पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिसके तहत हम जस्ट इन टाइम को यूज करते हैं। और मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस के केस में डिप्लॉय सिग्निफिकेंट बफर स्टॉक ऑफ पार्ट्स एंड फिनिश्ड गुड्स, ताकि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट वो ना हो। जब हम लीड टाइम फोकस की बात करेंगे तो शॉर्टन लीड टाइम एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट, और जब हम मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस की बात करते हैं तो इन्वेस्ट एग्रेसिवली इन वेज टू रिड्यूस द लीड टाइम, ताकि कस्टमर को जल्द से जल्द प्रोडक्ट जो है वो विदाउट डिले अवेलेबल वो हो सके। सो दीज आर अगेन द कंसर्न्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बेयर इन माइंड। अगर हम अप्रोच टू चूजिंग सप्लायर्स की बात करें तो फिजिकली एफिशिएंट प्रोसेस में सिलेक्ट प्राइमरीली फॉर कॉस्ट एंड क्वालिटी, और मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस के केस में सिलेक्ट प्राइमरीली फॉर स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्वालिटी। इन केस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी, अब आप देखिए कि अगर फिजिकल एफिशिएंट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं तो मिनिमाइज परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज कॉस्ट आपको मेन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट होगा, जबकि मार्केट रिस्पॉन्सिव प्रोसेस के केस में यूज मॉड्यूलर डिजाइन इन ऑर्डर टू पोस्टपोन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, और जब हम मॉड्यूलर डिजाइन की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन डिस्कशंस, मॉड्यूलर डिजाइन और मॉड्यूलरिटी इन डिजाइन इज अ डिजाइन अप्रोच दैट subdivides a system into smaller parts called modules or skids that can be independently created and then used in different systems। तो ये आपका पूरा कंसर्न जो है वो डिस्कस किया जाता है इन केस ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन। अब डिमांड नेचर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। I have just put one figure for your comprehension कि food industry of US was losing 300 billion annually due to poor coordination of supply chain partners. Okay, now just look at this one figure कि 300 billion annually आपकी सिर्फ फूड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स में वो they are having the losses. Okay, और उसकी वजह क्या बन रही है कि सप्लाई चेन पार्टनर्स जो हैं उनके दरमियान प्रॉपर एसोसिएशन वो नहीं है। So the excess of some product and shortage of others owing to an inability to predict demand, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। सो अब डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू फोकस अपॉन द प्राइमरीली फंक्शन एंड द प्राइमरीली इनोवेशन। जब हम प्राइमरीली फंक्शन की बात करते हैं तो डिमांड नेचर के केस में इट इज टॉकिंग अबाउट सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल डिमांड एंड लॉन्ग लाइफ साइकिल्स, जैसे कि आपका राइस है, पल्सेस है, मिल्क है, चिकन है, वेजिटेबल है, ग्रोसरी आइटम्स हैं। लेकिन जब हम प्राइमरीली इनोवेटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं इन केस ऑफ डिमांड तो उस केस में सेटिस्फाई लग्जरी नीड्स, अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल डिमांड वुड बी देयर एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल्स होंगे, जैसा कि आपके एपरल्स हैं, आपके फैशन प्रोडक्ट्स हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं। तो इस केस में आपको डिमांड की जो फ्लक्चुएशन है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली और क्रूशियली एनालाइज वो करना पड़ता है। अब यहां पर हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिमांड एस्पेक्ट को देखें तो फंक्शनल आइटम्स के केस में, जैसे कि अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर ग्रोसरी आइटम्स की एग्जांपल दी, उसमें डिमांड इज जनरली प्रेडिक्टेबल, लेकिन इनोवेटिव आइटम के केस में इट इज अनप्रेडिक्टेबल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ग्रोसरी आइटम्स के केस में या फंक्शनल आइटम्स के केस में दैट इज मोर देन 2 years, जबकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के केस में 3 months to 1 year आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के केस में फंक्शनल एस्पेक्ट में वी कैन हैव 5% to 20%, जबकि इनोवेटिव के केस में वी कैन हैव 20% to 60%। प्रोडक्ट वैरायटी के केस में देयर इज लो, दैट इज 10 to 20 वेरिएंट पर कैटेगरी आमतौर पे अवेलेबल होंगे, जबकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के केस में आपके जो वेरिएंट्स हैं दे आर मेनी अवेलेबल इन द मार्केट।
अगर हम एवरेज मार्जिन ऑफ एरर इन डिमांड फोरकास्ट की बात करें तो फंक्शनल के केस में दैट इज अबाउट 10%, जबकि इनोवेटिव के केस में 40% टू 100% तक आपका जो एवरेज मार्जिन ऑफ एरर इन डिमांड फोरकास्ट वो आ सकता है। एवरेज स्टॉक आउट रेट आपका फंक्शनल के केस में 1 to 2% आमतौर पर इंडस्ट्री में विजुअलाइज किया गया, जबकि इनोवेटिव के केस में दैट इज 10% टू 40%। लीड टाइम रिक्वायरमेंट फॉर मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स फंक्शनल के केस में 6 months to 1 year, और इनोवेटिव के केस में 1 day to 2 weeks इज द टाइम फ्रेम जो कि आपका लीड टाइम के केस में कंसीडर वो किया जाता है। नाउ यू कैन वेल अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज कि फंक्शनल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर किस कदर ज्यादा वेरिएशन है और कंपनीज को कितना विजिलेंट होना पड़ेगा इन तमाम प्रोडक्ट्स की राइट डिलीवरी के वक्त। अब स्कोप ऑफ सप्लाई चेन हम मोस्ट फर्म्स की अगर हम देखें तो बिजनेस लॉजिस्टिक्स ऑब्वियसली इज देयर, उसमें फिजिकल सप्लाई ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वॉल्व है टू द एंड यूजर, और उसमें हमारे पास फिजिकल सप्लाई में और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स में mostly items are same. For example, we have transportation, we have inventory maintenance, we have order processing, we have protective packaging, we have warehousing, we have material handling, we have information maintenance. लेकिन दो चीजों का फर्क यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ऑफ द फिनिश्ड गुड्स और जब हम फिजिकल सप्लाई की बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के हवाले से। सो वन इज रिलेटेड विद द एक्विजिशन साइड एंड अदर इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग। ओके, तो ये दो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो कि बिजनेस लॉजिस्टिक्स में हमें डिफरेंट रखने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल सप्लाई। अब इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल सप्लाई के केस में जिन एक्टिविटीज को हम गो थ्रू कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द प्राइमरी सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड अदर इज द सेकेंडरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। ओके, जैसा भी आपको मैंने वैल्यू चेन के केस में कॉर्पोरेट वैल्यू चेन की एग्जांपल वो दी। अब जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उन प्राइमरी एक्टिविटीज इन सप्लाई चेन में वी हैव सेटिंग कस्टमर सर्विस गोल्स, we have issues related with the transportation, we have issues related with the inventory management। और जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वेंट्री एट 3 लेवल्स की हम बात करेंगे, जिसमें कि इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों को हम कैलकुलेट वो करेंगे। और उसके अलावा प्राइमरी एक्टिविटीज में जो अहम चीज शामिल है दैट इज लोकेशन डिसीजन। इसी तरह सेकेंडरी एंड सपोर्ट एस्पेक्ट्स में जब हम सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं वी हैव वेयर हाउसिंग, वी हैव मटेरियल्स हैंडलिंग, वी हैव एक्विजिशन, वी हैव प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, प्रोडक्ट स्केड्यूलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड एक्सेट्रा। अब इन तमाम एक्टिविटीज में से हर एक एक्टिविटी को टेक्निकली कैलकुलेट वो किया जाता है। अब उन टेक्निकल कैलकुलेशंस के लिए आपके लिए मैंने जो एग्जांपल यहां पर पिक की है, आई एम ओनली गोइंग टू हाईलाइट वन एस्पेक्ट इन दिस होल सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज लोकेशन। कि अगर आपको सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव में सिर्फ लोकेशन को अगर डिसाइड करना है तो लोकेशन को डिसाइड करने के लिए किन किन एस्पेक्ट्स को, कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखना वो आपके लिए जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल, जब आपने लोकेशन डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग को लोकेट करने के लिए आपको जिन वेरिएबल्स को एनालाइज करना है दैट इज Number 1, favorable labor climate. It can be proximity to markets. It can be quality of life. It can be proximity to suppliers. It can be proximity to parent company. And it can be utilities, taxes, and real estate costs. Okay? तो ये तमाम आपके लोकेशन डिसीजन के फैक्टर्स वो होंगे। अब अगर आपको सर्विसेज को लोकेट करना है तो सर्विसेज को लोकेट करने के लिए जिन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है दे आर द कंस्ट्रक्ट्स वी हैव, proximity to customers, transportation cost and proximity to markets, location of competitors and size specific factors। इन तमाम चीजों को मद्देनजर वो रखा जाएगा when you have to decide upon the services। अगर आपको हैवी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को मद्देनजर रखना है तो हैवी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स शिपमेंट मोड्स, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज, लेबर अवेलेबिलिटी एंड सो ऑन, इन वेरिएबल्स को मैं मेन हाईलाइट आपके लिए कर रहा हूं, इन वेरिएबल्स को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन अगर आपने लाइट इंडस्ट्री लोकेशन की बात करनी है तो उस केस में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, इजीली एक्सेसिबल ज्योग्राफिक रीजन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि मद्देनजर वो रखे जाते हैं। लाइकवाइज अगर आपको वेयर हाउस लोकेट करना है तो वेयर हाउस की लोकेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये आपकी दो मेजर कंसिडरेशंस वो बन सकती हैं।
लेकिन अगर आपने रिटेल लोकेशन को कहीं पर सोचना है तो उस केस में प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर एंड लोकेशन इज एवरीथिंग, बियर इन माइंड इन केस ऑफ रिटेल लोकेशन. And that is one of the reason कि in case of retail locations आपके जितने भी सर्विस साइट्स हैं जिसमें कि डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन की बात की जाती है, वहां पर प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर जितनी बासानी होगी उतनी आपकी फैसिलिटी बेहतर तौर पर चल सकेगी. अब अगर हम ग्लोबल लोकेशन फैक्टर्स की बात करें, सपोज इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसने किसी और कंट्री में मूव करना है, तो वहां पर ग्लोबल लोकेशन के लिए जिन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, दे आर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, कल्चर, क्लाइमेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन, ड्यूटीज एंड टैरिफ्स, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, नंबर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, लेबर कॉस्ट इन एजुकेशन, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कमर्शियल ट्रेवल, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रेगुलेशन, ग्रुप ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल लोकेशन के तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस को सोचने पड़ेंगे व्हेन दे थिंक और प्लान टू गो इन सम न्यू लोकेशन. लाइकवाइज अगर हम रीजनल लोकेशन फैक्टर्स की बात करें तो उस केस में भी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, इट कैन बी प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर, इट कैन बी लैंड कॉस्ट, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. ये तमाम चीजें रीजनल लोकेशन फैक्टर्स के तौर पर डिस्कस वो की जाती हैं. एंड लाइकवाइज रीजनल लोकेशंस को फर्दर क्लासिफाई करने के लिए वहां पे टैक्सेस कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ साइट है कि नहीं है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ सप्लायर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम वहां का कैसा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पे कैसे ऑपरेट कर रही है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर टू बी डिसाइडेड बेस्ड अपॉन आवर रीजनल फैक्टर्स. अब साइट लोकेशन के ऊपर हम आ जाते हैं कि आपने किसी कंट्री में, रीजन में आपने डिसाइड कर लिया कि ओके दैट इज द एरिया जहां पर मैं प्लान कर सकता हूं कि वेयर टू लोकेट. लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली उस जगह को तयन करना है कि आउट ऑफ ऑल दीज अवेलेबल प्लेसेस वेयर शुड आई एग्जैक्टली प्लेस माय साइट, तो उस केस में जो चीजें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, दे आर कस्टमर बेस, कंस्ट्रक्शन एंड लीजिंग कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, साइट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट्स, यूटिलिटीज का क्या अवेलेबिलिटी है वहां पर, जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, ट्रैफिक फ्लो कितना है, ट्रैफिक रश वहां पर कितना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फैक्टर्स आपको देखने हैं, कंपटीशन को विजुअलाइज करना है, एरिया बिजनेस क्लाइमेट को देखना है, इनकम लेवल ऑफ द जाहिर सोसाइटी जहां पर आप ऑपरेट करोगे उसको विजुअलाइज करना है. तो ये तमाम चीजें आपके साइट स्पेसिफिक लोकेशन फैक्टर्स को डिसाइड करने में मदद वो देती हैं. अब साइट स्पेसिफिक फैक्टर में अगर मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट को पिक करूं कि हाउ मच द कस्टमर वुड बी ट्रैवलिंग टू रीच टू योर साइट, इस बेसिस पर अगर हमें डिसाइड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा अवेलेबल है मेथड, जिस मेथड के जरिए हम कैलकुलेशंस अपनी करते हैं कि हाउ टू डिसाइड अ पर्टिकुलर साइट इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवल डन बाय द कस्टमर टू रीच टू द फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल, हमें एक हेल्थ वॉच सेंटर लोकेट करना है और हेल्थ वॉच सेंटर लोकेट करने के लिए हमने पिछले जो आपको मैंने सारे वेरिएबल्स बताए उन सबको हमने गो थ्रू कर लिया और हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड जो साइट्स आई उनका मैप मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं. अब इन शॉर्ट लिस्टेड साइट्स में हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हमने प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, प्रॉक्सिमिटी टू बायर, हमने यूटिलिटी की अवेलेबिलिटी, लेबर कॉस्ट, हमने सब चीजों को कैलकुलेट वो कर लिया है. एंड दिस इज द फाइनल मैप वी आर अवेलेबल विद एंड वी आर थिंकिंग इनमें से हम अपने आप को कहां पर लोकेट करें. We can go for Pittsburgh, we can go for Uniontown, we can go for Philadelphia, we can go for State College. तो different locations हैं जहां पर हम अपने health watch center को locate वो कर सकते हैं. अब उसके लिए एक location decision मैं आपके साथ quantitatively discuss कर रहा हूं. For example, आपने location को decide करने के लिए इन factors को मद्देनजर रखा. एक health watch center की example है, उसमें आपने कहा कि total patient miles per month, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फैसिलिटी यूटिलाइजेशन कितनी होगी, आपने इस फैक्टर को सोचा. एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप, आपने इसको देखा. एक्सप्रेस एक्सेसिबिलिटी वहां पर है कि नहीं, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहां पर कितनी है, एम्प्लॉय प्रेफरेंस वहां पर कितनी लोगों की होगी. सो ये तमाम फैक्टर्स आपने सोचे कि इस मैप में लोकेशन को डिसाइड करने के लिए द फैक्टर्स आई हैव टू कंसीडर. इन फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस की बेसिस पर आप वेट एलोकेट करें. अब आपने कहा कि टोटल पेशेंट माइल्स पर मंथ आपके लिए 25% वेटेज रखता है आउट ऑफ 100, फैसिलिटी यूटिलाइजेशन इज 20, एवरेज टाइम पर इमरजेंसी ट्रिप इज 20, एक्सप्रेस एक्सेसिबिलिटी इज 15 एंड सो ऑन.
उसके बाद आप क्या करें कि आपके पास इस मैप में जितने एरियाज हैं उन तमाम एरियाज की स्कोरिंग करें कि इन लोकेशन फैक्टर्स की बेसिस पर इन वेट्स के साथ हर एक लोकेशन की स्कोरिंग करें। और स्कोरिंग का तरीकाकार ये होगा कि आपने 1 to 5 का एक स्केल बनाया। 1 वुड मीन कि दिस इज फेवरेबल प्लेस एंड 5 लीस्ट फेवरेबल प्लेस एंड 5 वुड मीन मोस्ट फेवरेबल प्लेस। Okay, after scoring each location, what you have to do, you have to multiply the score with the weight, respective score with the respective weight, respective score with the respective weight, आप इसकी multiplication करोगे और ये तमाम multiplications करके you will get the weighted score for one place। और जिस जगह का weighted score आपका maximum होगा, that would be the best location for you। अब हमने वेटेड स्कोर मेथड को यूज करके लोकेशन डिसीजन को फाइनलाइज किया बेस्ड अपॉन द वेरिएबल्स वी हैव सॉर्टेड आउट टू बी इवैल्यूएटेड व्हेन वी आर फोकसिंग अपॉन द लोकेशन डिसीजन। Another method I'm going to show you and discuss with you is basically talking about the patient miles per month and the population in every area. Now suppose this is a map available to me. We have got different locations A, B, C, D, E, F, G और यहां पर हमारे पास हर एक लोकेशन के XY क्वाड्रेंट्स ऑन द मैप वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल A is located at 2.5, 4.5 X and Y, C is located at 5.5 and 4.5 on this particular map। और इनके नीचे A के जो XY क्वाड्रेंट्स हैं इसके नीचे जो 2 लिखा हुआ है और C में 5.5 and 4.5 के नीचे जो 10 लिखा हुआ है, that is basically representation of the population। ओके अब हमें देखना यह है कि डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, वहां से कस्टमर्स और क्लाइंट्स ने मूव करके हम तक आना है और हर जगह से जो ट्रैवलिंग है वो उनको मुख्तलिफ बियर करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस सिनेरियो को जहन में रखूं तो मुझे सोचना यह होगा कि लोकेशन डिसीजन में कैसे करूं। हर जगह की अपनी पॉपुलेशन है, हर जगह से ट्रैवलिंग कस्टमर्स की वो डिफरेंट है और डिफरेंट इलाकों से कस्टमर्स ने इस हेल्थ वॉच सेंटर में पहुंचना है। अब उस मकसद के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस अवेलेबल हैं क्वांटिटेटिवली, जहां से हम असेसमेंट्स अपनी बनाते हैं। व्हाट वी हैव टू डू कि इस ग्राफिकल फॉर्मेट में जब हमारे पास एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट्स आ गए तो हम डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द पीपल मूव फ्रॉम ए टू सी तो उनको कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उस केस के लिए हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया जिसमें कि हम एक्स एंड वाई की कैलकुलेशंस करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो ये है कि we have to locate at C जिसके क्वाड्रेंट्स हैं 5.5 and 4.5। अगर हमें C पे लोकेट करना है तो अब A से मूवमेंट के लिए जो XY क्वाड्रेंट्स थे they were 2.5 and 4.5 और वहां पर पॉपुलेशन है 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग आप कैलकुलेशन उसकी बना सकते हो। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रॉम A to C। द डिस्टेंस वुड बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला कि आप C के X क्वाड्रेंट और Y क्वाड्रेंट को रिस्पेक्टिवली आपस में डिडक्ट करो। फॉर एग्जांपल C का X क्वाड्रेंट था 5.5 और A का X फैक्टर था 2.5, तो हमारे पास जो ट्रेवल फ्रॉम A टू C है दैट इज 3। और ट्रेवल फ्रॉम अगर हम Y एक्सिस के ऊपर ट्रेवल देखें तो दैट इज 4.5 एंड 4.5, तो यहां पर हमें Y एक्सिस के ऊपर ट्रेवल नजर वो नहीं आ रहा, तो द टोटल ट्रेवल इज 3। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम x को देखेंगे, x की वैल्यू को कि A टू C मूवमेंट में x के केस में, x एक्सिस के केस में कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो A को ट्रेवल करना पड़ रहा है 3, सपोज इट कैन बी 3 किलोमीटर्स। अगर हम इसका एक लेजेंड बना लें तो इट कैन बी 3 किलोमीटर सपोजिटली। ओके, लेकिन Y के केस में कोई मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही, तो दैट इज 0। तो टोटल ट्रेवल जो हो गया वो 3 का हो गया। और पॉपुलेशन कितनी मूव करेगी, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इज 2, तो 3 into 2 दैट गिव्स यू 6। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया विच इज LD। L is population, D is distance, तो हमने LD का एक प्रोडक्ट बना लिया which is 6। That means कि consensus track A is going to have 6 LD to move to the C। Likewise आप कैलकुलेट करोगे from E, उसके लिए हमने XY क्वाड्रेंट्स पिक किए, पॉपुलेशन को पिक किया, हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गेट द LD वैल्यू एज 30। ओके, लाइकवाइज आपने तमाम लोकेशंस के लिए कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो वी हैव गॉट A 6, B 25, C 0, D 21, E 30, F
80, G77 और मैक्सिमम हमारे पास जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम F लोकेशन दैट इज 80 और 0 C पर इसलिए है कि Z की जो पॉपुलेशन है, C लोकेशन की जो पॉपुलेशन है उसको मूव नहीं करना पड़ रहा। ओके, सो तमाम लोगों को मूवमेंट विच इज लोकेशन एंड द ट्रेवल और वहां की पॉपुलेशन, इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर हमारे पास जो सम टोटल LD आ रहा है दैट इज 239। ओके, अगर हम सी पे अपने आप को लोकेट करते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको तमाम लोकेशंस के लिए इन कैलकुलेशंस को करना है। सपोजिटली अगर आपको अपने आप को एफ पे लोकेट करना है तो उस केस में जो एफ के हमारे पास क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं दे आर 168। ओके, ए का ट्रैक, बी का ट्रैक, सी का ट्रैक, तमाम को सम किया तो 168 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। लाइकवाइज आप हर एक लोकेशन को कैलकुलेट करोगे और हर लोकेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक सिनेरियो आ जाएगा जिस सिनेरियो में हम हर एक लोकेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं एलडी फैक्टर कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन के साथ लोगों को ट्रेवल कितना करना पड़ेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इन लोकेशंस में से जहां पर वैल्यू सबसे कम हो दैट इज द पॉइंट वेयर यू शुड बी लोकेटिंग योर हेल्थ वॉच सेंटर। द रीजन बीइंग सबसे कम वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, और वेटेड स्कोर के केस में हमने सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए ली थी कि वहां पर हम मैक्सिमम को कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि कीपिंग द पॉपुलेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें सबसे कम पे देखना है कि कम से कम पॉपुलेशन को ट्रेवल कहां पर करना पड़ेगा। ओके, यूजुअली ये तमाम कैलकुलेशंस मैनुअली नहीं की जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अवेलेबल हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स में जैसे आपका सॉफ्टवेयर है पोम, उस सॉफ्टवेयर में आप सिंपली डाटा को एक दफा पंच करते हो और यू प्रेस एंटर एंड द होल कैलकुलेशंस आर डन फॉर यू एंड द सिस्टम इंटेलिजेंस वुड बी टेलिंग यू कि आप अपनी लोकेशन को कहां पर प्लेस करें कि आपको टोटल पेशेंट माइल्स पर मंथ कम से कम बियर करने पड़ेंगे इन केस ऑफ हेल्थ वॉच सेंटर। अब इस टेक्निक को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास देयर इज अनदर टेक्निक व्हिच इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच में अगेन हमारे पास द मैप इज द सेम, populations are the same, XY quadrants are the same। यहां पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच को जब यूज करते हैं तो हम तमाम फैक्टर्स को, तमाम लोकेशंस को बेवक्त वक्त पिक कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन का तरीकेकार होगा वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास सेंसस ट्रैक्स हैं, हमारे पास लोकेशंस हैं, हमारे पास पॉपुलेशंस हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट फैक्टर LX एंड LY which is multiply the population with the X factor and the population with the Y factor। ओके, तो अब आप तमाम LX एंड LY तमाम लोकेशंस के लिए कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद यू डू द सम टोटल कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, LX फैक्टर क्या है, LY फैक्टर क्या है। अब इस LX एंड LY फैक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं X बार एंड Y बार। ठीक है, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हम X बार एंड Y बार कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारे पास मीन वैल्यूज जो है वो कहां पर इंडिकेट कर रही हैं। आज जब आपने मीन वैल्यूज कैलकुलेट की तो मीन वैल्यूज द X स्टार एंड द Y स्टार आर एक्चुअली रेफरिंग टू द सेम लोकेशन F। ओके, यहां पर अब आप देखिए कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो क्लोजेस्ट आ रहे हैं वो 6.67 राउंडेड ऑफ टू 7 एंड 2.69 समथिंग क्लोजर टू द 2। तो हमारे पास जो लोकेशन F है that is the most closest location जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोच इज फोकसिंग आवर अटेंशन कि हम अपने हेल्थ वॉच सेंटर को यहां पर लोकेट करें। सो रिमेंबर कि अभी हमने तमाम वेरिएबल्स में से सिर्फ एक वेरिएबल को पिक किया, दैट इज द लोकेशन डिसीजन। उस लोकेशन डिसीजन के लिए आपको मैं एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिवली सॉफ्टवेयर्स को यूज करके अपनी असेसमेंट बना सकते हैं टू फाइंड आउट कि विच लोकेशन इज द राइट लोकेशन फॉर अस। नो डाउट ये एनालिसिस सिर्फ नंबर्स हैं और नंबर्स कैन नॉट टेल यू द होल ट्रुथ। उसके साथ साथ आप मार्केट इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ आप अपना इंट्यूशन, उसके साथ आप अपना एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स को आप फर्दर ऐड अप इसमें वो कर सकते हो। सेकेंड एस्पेक्ट जो लोकेशन डिसीजन में यूज किया जाता है, नो डाउट द लोकेशन F was having the highest population, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ पॉपुलेशन को देखकर आप डिसीजन वो नहीं कर सकोगे। द रीजन बीइंग आप इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप कहीं और पर लोकेशन ज्यादा करके देख लें, प्रोबेबली आपका आंसर सेम नहीं होगा। ओके, तो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टोटल पेशेंट माइल्स पर मंथ इन एडिशन टू द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस।
but population alone cannot be the variable for the decision. Another quantitative analysis जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, that is break even analysis. अब ब्रेक इवन एनालिसिस को करने के लिए नो डाउट टेक्निकली स्पीकिंग हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र करते हैं. सपोज हमें डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल हैं, वी हैव गॉट ABCD लोकेशंस, और हर जगह पर आपकी डिफरेंट फिक्स कॉस्ट है और हर जगह पर आपको डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट बियर वो करनी पड़ेगी. सो व्हाट यू सिंपली डू, यू कैन कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट and then you add up the total variable cost with the fixed cost and you get the total cost for number of units which are considered to be 20,000. ठीक है, तो 20,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का हमने कंपैरिजन बनाया और हमारे पास लोकेशन ए के लिए टोटल कॉस्ट वो कैलकुलेट हो गई. लाइकवाइज आप तमाम लोकेशंस के लिए टोटल कॉस्ट वो कैलकुलेट कर लो. जब आपके पास तमाम लोकेशंस की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई and the target is to make 20,000 units, अब हम इसको ग्राफिकल प्लॉट में लेकर जाते हैं. इस ग्राफिकल प्लॉट में these lines are representing our locations which are ABCD and their starting point is the fixed cost, और उसके बाद slope of the curve is actually referring to आपका ये जो टोटल कॉस्ट के कर्व्स थे, टोटल कॉस्ट की जो स्लोप्स थी उनको ये शो कर रही हैं. ओके, और 20,000 के ऊपर हमने अपनी असेसमेंट वो बनाई. अब जब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो यू कैन सी कि दीज लाइंस आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग वन अनदर एट डिफरेंट लेवल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट लोकेशन ए के लिए देखो तो दैट इज समथिंग लाइक 6.25 हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है फॉर लोकेशन ए. के लोकेशन ए पर अगर आपको 6,250 यूनिट्स बनाने हैं तो लोकेशन ए इज द बेस्ट लोकेशन फॉर यू. अगर आपको 14,300 यूनिट्स बनाने हैं तो द बेस्ट लोकेशन इज बी, बिकॉज यहां पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू सी एंड डी, बट दैट इज ऑब्वियसली मोर देन द लोकेशन ए. लेकिन अगर आपको 20,000 यूनिट्स बनाने हैं तो उस केस में आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा टू डिसाइड फॉर द लोकेशन सी. ओके, लेकिन लोकेशन सी हम इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज हम कहेंगे हमें फर्स्ट इंस्टेंस पे 980,000 नजर आ रहा था, दैट इज द लोएस्ट, वी शुड गो फॉर इट. प्रॉब्लम यह है कि लोकेशन सी इज ओनली वायबल अगर आपको 20,000 यूनिट्स तक पहुंचना है या उससे ज्यादा बनाना है. अदरवाइज अगर आपको 14.3 के ऊपर आपका वो ड्रॉप करता है प्रोडक्शन, तो 14.3 से लेस पर आपको सी लोकेशन वुड बी कॉस्टली, बिकॉज वहां पर जो आपकी फिक्स कॉस्ट है दैट इज मोर. ओके, सो अगेन इस एग्जांपल से भी जो चीज आपको मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि हमारे पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर एक वेरिएबल के लिए, जितने आपको मैंने वेरिएबल अभी डिस्कस किए थे, हर एक वेरिएबल के लिए, इसी तरह इन्वेंट्री कैलकुलेशंस के लिए, इसी तरह लीड टाइम के लिए, इसी तरह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, वी हैव गॉट सो मेनी like calculations and formulas जिनके जरिए हम एक ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हमारा फोकस इस बात पर होगा कि हम अपनी कॉस्ट को कम से कम कर सकें और अपने बेनिफिट्स ड्राइव को मैक्सिमाइज वो कर सकें. हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में काइंडली ज्वाइन कीजिए.